हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सी टेट 2020 के लिए पेपर टू मैथ्स पैडागोजी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 8 हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेट देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई सेक्शन में भी ऊपर लिंक आ रहा है, कार्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें भाई इस लिंक के साथ, शिक्षा फॉर नौकरी के साथ, वहाँ आपको पीडीएफ देखने के लिए मिलेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टर्म इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव term than measurement or testing. Second statement, it provide quantitative as well as qualitative description of outcome और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो बताना है आपको कि कौन सा सही है इवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है भाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बी बोलता है स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, सी कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, और डी कहता है दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग इवैल्यूएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन। तो फटाफट से बताएं भाई क्या सही है मूल्यांकन के रिस्पेक्ट में। वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई, सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सीरीज ब्रेकअप हुआ है लेकिन फिर दोबारा से इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। 2020 के लिए आप टाइम का यूटिलाइज करेंगे। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। इवैल्यूएशन क्या है? एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म है मेजरमेंट और टेस्टिंग करने के लिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड बोलता है इट प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन आउटकम ऑफ ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। भाई ये क्या होता है कि जो मूल्यांकन किया जाता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्वालिटी को भी मापता है, गुणवत्ता को भी नापता है और उसकी उपलब्धि या मात्रात्मक विवरण भी करता है। ठीक है, तो इसलिए मूल्यांकन दोनों ही पहलुओं पर डिपेंड करता है और एक व्यापक रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने भी दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड प्रायर टू द टीचिंग? शिक्षण से पहले किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सी समेटिव इवैल्यूएशन, ये डी बोलता है नन ऑफ द अबव। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। फटाफट से चैट में आप लोग आंसर कीजिए, देन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इसके सॉल्यूशंस को भी। तो जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसको हम बोलते हैं नैदानिक मूल्यांकन। डायग्नाइज करना किसी भी चीज़ को मतलब पहचान करना किसी भी चीज़ की, किस टर्म में, टीचिंग की टर्म में, कि बच्चा की प्रॉब्लम क्या क्या है, स्टूडेंट्स की आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या वो टीचिंग में आपके कंफर्टेबल है या नहीं है। तो उस चीज़ को डायग्नाइज करना, उसकी वीकनेसेस को डायग्नाइज करना और उसके बाद उसको रेमेडियल टीचिंग देना। रेमेडियल मतलब उसका उपचार करना, डायग्नाइज मतलब उसको पहचानना कि कहाँ कमियां हैं। तो जितना भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो टीचिंग से पहले हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि आप पढ़ाने जो चीज़ जा रहे हैं कि आपके स्टूडेंट की क्या क्या वीकनेसेस हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर कर सकते हैं, टॉपिक चूज़ कर सकते हैं और एरिया ऑफ लर्निंग को जो है बच्चे की बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये टीचिंग से पहले की एक मूल्यांकन होता है जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूएशन इवैल्यूएशन एलिमिनेट्स, व्यापक और सतत मूल्यांकन डैश को हटाता है। किस चीज़ को रिमूव करता है? सीसीई जिसकी हम बात करते हैं। मेमोराइजेशन को, एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ चांसेस, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। फटाफट से आंसर कर दीजिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीसीई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पैडागोजी में, मैथ्स हो, साइंस पैडागोजी हो या सिंपल पैडागोजी हो आपकी, तो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं ये। अगर हम बात करें सी टेट की तो राइट आंसर दीजिए भाई जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है भाई, बोथ ए एंड बी। भाई मेमोराइजेशन को सीसी क्या बोलता है? रट्टाफिकेशन नहीं करना है, किसी भी बच्चे को रटना नहीं है, उसको रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना है। बी एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ चांसेस, ठीक है, अवसर के अत्यधिक मूल तत्व। तो ये दोनों के दोनों को क्या करता है? एलिमिनेट करता है, क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव है सीसीई का है वो इसको एलिमिनेट करना है। क्या? एक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ चांसेस और एम्फेसिस ऑफ मेमोराइजेशन, यानी कि जो मेमोराइजेशन के चांसेस हैं और अत्यधिक जो एलिमेंट्स हैं तो उनको रिमूव करने का काम और जो ऑब्जेक्टिव है वो सीसीई का है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच टेस्ट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू एंगेज देमसेल्फ इन वर्क एक्टिविटीज, किस परीक्षा में छात्र को कार्य गतिविधि में खुद को व्यस्त रखने की आवश्यकता होती है? ओरल टेस्ट, बी प्रैक्टिकल टेस्ट, सी रिटन टेस्ट, या डी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। फटाफट से बता दें भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग।
कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी कि वो अपनी वर्क एक्टिविटी को एंगेज करे, अपने आप को एंगेज महसूस करता है कौन सी एक्टिविटी में। तो आप आंसर कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि जो व्यवहारिक परीक्षण होता है उसमें बच्चा क्या होता है, एंगेज होता है, यानी कि व्यस्त होता है। क्यों? क्योंकि जो उसने पढ़ा है तो वो उसको अप्लाई करके देख रहा है, तो दैट्स व्हाई ही इज एंगेज्ड इन एन वर्क एक्टिविटी। इजी क्वेश्चन है, बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक ऑफ द स्टूडेंट इन देयर क्लास? निम्न में से कौन सी विधि उनकी कक्षा में एक छात्र के रैंक के आधार पर ग्रेड प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम, बी, रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ दीज। बताया भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो बताया भाई, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें कक्षा की रैंक के आधार पर उसको ग्रेड प्रोवाइड की जाती है? कौन सा सिस्टम इसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी दिया है, इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम। बच्चों की रैंक के आधार पर ग्रेड प्रदान किया जाता है। रैंक मतलब कितनी उसने कितना अच्छा स्कोर किया है, उसके आधार पर उसको क्या दिया जाएगा, ग्रेड में कन्वर्ट किया कर दिया जाएगा। तो ये हो गया रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम। रिलेट कर रहे हैं हम, यानी कि आपस में रैंक के, अगर किसी बच्चे के रैंक 4 है तो उसके आधार पर हम उसको ग्रेड क्या दे रहे हैं, सपोज वी आर गिविंग इट एज सी ग्रेड। ओके, तो ये हमने एक रिलेट करके ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया है। तो ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो रैंक पर आधारित होता है किसी भी विद्यार्थी की उसकी कक्षा में। ठीक है भाई, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको एक नॉर्मल कर्व के द्वारा भी हम डिफाइन करते हैं। कि कौन सा कर्व कहलाता है? ये नॉर्मल कर्व। इसके आधार पर भी, ये आपने पढ़ा होगा शायद थ्योरी पोर्शन में, इस चीज़ को पढ़ा होगा। इसी से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एलोकेट करते हैं ग्रेड का। ठीक है, ग्राफ पर ले जाकर इसको एलोकेट करते हैं। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, विच इवैल्यूएशन इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग द इंडिविजुअल पीपल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पीपल इन द क्लास? कौन सा मूल्यांकन अपनी कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के प्रदर्शन के साथ व्यक्तिगत छात्र प्रदर्शन की तुलना करने में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, नॉन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, या डी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर डिस्क्रिप्टिव किसी ने पढ़ा होगा तो ही आंसर कर सकता है, अदरवाइज तुक्का नहीं कर सकता है इसमें। क्योंकि इवैल्यूएशन, अगर मूल्यांकन आपने टॉपिक व्यापक रूप से पढ़ा होगा तो वहां पर आपने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में ये 2 टाइप भी जरूर पढ़े होंगे, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन या नॉन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। तो इसमें किस तरीके का, और समेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दोनों ही कॉमन है, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर रिमूव करने हैं ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन आपके यहीं रिमूव हो जाएंगे कि समेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि समेटिव और इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दोनों ही अलग चीज़ें हैं। यहाँ क्या पूछी जा रही है, तुलना की जा रही है अन्य विद्यार्थियों के प्रदर्शन के साथ, किसी एक पर्टिकुलर विद्यार्थी की तुलना की जा रही है दूसरे विद्यार्थियों के साथ। तो इस तरीके के जो भी मूल्यांकन होता है, यानी कि अगर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं किसी भी विद्यार्थी का, इनकी एक कक्षा में अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं और उनमें से एक स्टूडेंट का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, किसके आधार पर, बचे हुए 9 विद्यार्थियों के आधार पर। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इस तरीके के मूल्यांकन को हम बोलते हैं नॉन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। ध्यान रखना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें नॉन शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये कंपेयर करता है स्कोर्स पर, किसी भी बच्चे की कितना उसने परफॉर्मेंस की है, कितना स्कोर किया है, कितना लर्न किया है, किस चीज़ से, दूसरे ग्रुप, यानी कि सपोज ये दूसरा ग्रुप है और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है, तो इनके साथ इनके कंपैरिजन होता है। इस तरीके के इवैल्यूएशन को नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं भाई। कंसीडर द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 बोलता है टू क्रिएट सुटेबल टाइप ऑफ डिसिप्लिन इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। बी बोलता है टू एनेबल द चाइल्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज डेली लाइफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, या डी, नन ऑफ दीज। बताए भाई, क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? आपको स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। जो जनरल एम है मैथमेटिक्स का, एक मूल उद्देश्य है जो मैथमेटिक्स का, वो आपको चूज करके लेके आना है यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने दिया बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ए एंड बी दोनों के दोनों ही टीचिंग मैथमेटिक्स के एम है, उद्देश्य हैं। पहला है टू क्रिएट सुटेबल टाइप ऑफ डिसिप्लिन इन द माइंड ऑफ चाइल्ड। भाई डिसिप्लिन होना बच्चों के दिमाग में बहुत ज़रूरी है, तभी वो किसी भी चीज़ को लर्न कर पाएगा, सीख पाएगा। टू एनेबल द चाइल्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑफ हिज डेली लाइफ। बिल्कुल भाई, अगर बच्चा अपनी लाइफ की
डेली लाइफ की जैसे जनरल चीज़ों को सॉल्व करना सीख जाएगा रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जैसे प्लस माइनस एडिशन और डेली नीड्स की चीज़ें अगर वो अप्लाई करता है अपनी लाइफ में, तो मैथमेटिक्स जो है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो बहुत ए एंड बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच मेथड प्रोवाइड स्टूडेंट टू वर्क लाइक रिसर्चर्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम? कौन सी विधि छात्र को शोधकर्ता की तरह काम करने और समस्या को हल करने की सुविधा प्रदान करती है? मेथड बताना है आपको। ए बोलता है सिंथेसिस मेथड है, बी ह्यूरिस्टिक मेथड है, या सी प्रोजेक्ट मेथड है, या डी ऑल दी अबव। किस तरीके से रिसर्च, यानी कि कुछ बच्चा रिसर्च करके लाए, कुछ शोध करके लेके आए, तो इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो शोधकर्ता विधि कहलाती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। बटा में फटाफट से आंसर दें, अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। तो बी इज द राइट आंसर। इस मेथड को हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। पढ़ा होगा आपने, मैंने तो पढ़ा है अपने ट्रेनिंग सेशन में। जिस भी बच्चे ने डीप अगर स्टडी की है तो वो इन सब चीज़ों का आंसर कर सकता है। थोड़े से ट्रिकी हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर रेज किए गए हैं मैथमेटिक्स पेडागोजी में, इसलिए कई बार गलत हो जाते हैं। ये ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है भाई? ये यूज़ करता है ह्यूरिस्टिक मेथड जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल अप्रोच होती है ना, वो उस चीज़ को एनकरेज करता है स्टूडेंट को। और ये क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? डिस्कवर करने के लिए प्रेरित करता है। ह्यूरिस्टिक कौन थे भैया? एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये मेथड का नाम रखा गया है। ओके, तो इससे क्या होगा? साइंटिफिक जितना भी हमारा वैज्ञानिक और मैथमेटिकल एटीट्यूड है वो डेवलप होता है स्टूडेंट में, जो एनकरेज करता है स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को डिस्कवर या रिसर्च करने के लिए। तो बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। डैश एस्टैब्लिश इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट मे वर्क एज ए नोडल सेंटर फॉर द टास्क ऑफ पोलिंग रिसोर्सेज टू टीचिंग लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। राज्यों के विभिन्न जिलों में स्थापित डैश गणित विषय के शिक्षण अधिगम के संसाधनों के संयोजन के कार्य के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर, बी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, या डी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेंटर। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा? जो राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाता है गणित विषय के शिक्षण अधिगम के संसाधनों के संयोजन के लिए कार्य एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेंटर, या डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा? देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जहां पर आपका नोडल केंद्र होता है, रिसोर्सेज जहां पर मौजूद होते हैं, तो वो कहलाता है आपका बी। इसको हम डाइट भी बोलते हैं। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा जो टीचिंग से रिलेटेड हैं या टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, कि जो डाइट्स होती हैं, डाइट का मतलब क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट होते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, उन्हें डाइट्स कहते हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? नोडल सेंटर की तरह कार्य करते हैं। पोलिंग रिसोर्सेज में भी, यानी कि जब वोटिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, पोल्स वगैरह जब होते हैं हमारे यहाँ पर, तो वहाँ उस समय भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। टीचिंग लर्निंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो जो जितना भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में आपका एजुकेशन रिलेटेड वर्क हो रहा है, तो वो डाइट से रिलेट करता है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स इनको बोला जाता है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये मैनेज होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हेन द स्टूडेंट एंगेज देमसेल्फ इन सम लर्निंग एक्टिविटीज अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, देन दिस मेथड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड। जब छात्र शिक्षक को देख रेख में कुछ अधिगम गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो अध्ययन की इस पद्धति को क्या कहा जाता है? ए ग्रुप स्टडी, बी सेल्फ स्टडी, या सी बोथ ए एंड बी, या डी सुपरवाइज्ड स्टडी। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। बताए कि अगर किसी भी देख रेख में बच्चे कोई भी गतिविधि करते हैं या लर्न करते हैं, तो उस मेथड को, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर है भाई जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड स्टडी। यानी कि जो सुपरवाइज्ड स्टडी होती है, किसी के भी अंडर में काम करना, सुपरविजन में काम करना, चाहे वो आपका डेली वर्क हो या आपका ऑफिस में वर्क कर रहे हो, या फिर स्टूडेंट जो लर्न करते हैं किसकी देख रेख में? टीचर में। तो वो क्या कहलाता है? सुपरवाइज स्टडी, उसको हम बोलते हैं उस मेथड को। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन मैथ्स के जो हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो यार क्या करना है आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा और नौकरी को यूट्यूब पर। इसी तरीके के सेशन ज्वाइन करने के लिए सीटेट 2020 प्रिपरेशन के लिए। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।